नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया, जो एक वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट डेवलपमेंट करने में राज्य के अचीवमेंट पर आधारित है। समिट 3 विषयों स्टार्टअप ओडिशा, स्किल्ड ओडिशा और वुमन एंटरप्रेन्योरशिप पर बेस्ड है। इसमें 2 दिवसीय सम्मेलन में जीवंत औद्योगिक परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। ऐसी सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बनानी है जिस पर वैश्विक उतार चढ़ाव का कम से कम असर पड़े। ये सरकार के साथ साथ इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए अब जिस भी इंडस्ट्री में है उससे जुड़े एमएसएमईज को सपोर्ट करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें। अब ज्यादा से ज्यादा युवा स्टार्टअप को भी सपोर्ट करें। साथियों, आज कोई भी इंडस्ट्री नई टेक्नोलॉजी के बिना ग्रो नहीं कर सकती। ऐसे में रिसर्च और इनोवेशन बहुत जरूरी है। सरकार देश में रिसर्च से जुड़ा एक बहुत वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना रहा है। इसके लिए एक स्पेशल फंड भी बनाया गया है। इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। इसमें भी इंडस्ट्री खुलकर आगे आए, सरकार के साथ मिलकर काम करे, ये सभी की अपेक्षा है। जितना बड़ा और बेहतरीन भारत का रिसर्च इकोसिस्टम होगा, स्किल्ड यंग पूल होगा, एक आधुनिक इकोसिस्टम का निर्माण करें। एक ऐसा इकोसिस्टम जो ओडिशा के एस्पिरेशन के साथ चले, यहां के नौजवानों को नए मौके दे। इससे ओडिशा के नौजवानों को यहां पर ही जॉब्स के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। ओडिशा समृद्ध होगा, ओडिशा सशक्त होगा, ओडिशा का उत्कर्ष होगा। दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं। आज दुनिया में भारत को जानने समझने की उत्सुकता आप चारों तरफ अनुभव करते हैं। भारत को समझने के लिए ओडिशा एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहां हजारों वर्ष की हमारी हेरिटेज है, हिस्ट्री है। आस्था, आध्यात्म, घने जंगल, पहाड़, समंदर, हर चीज के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं। ये राज्य विकास और विरासत का अद्भुत मॉडल है। इसी भाव के साथ ही हमने G20 के कल्चर से जुड़े इवेंट उड़ीसा में रखे थे। कोणार्क सन टेम्पल के चक्र को हमने G20 के मेन इवेंट का हिस्सा बनाया था। उत्कर्ष ओडिशा में हमें ओडिशा के इस टूरिज्म पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करना है। यहां की 500 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन, 33% से ज्यादा का फॉरेस्ट कवर, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म की अनंत संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। आज भारत का फोकस है मेड इन इंडिया।
आज भारत का मंत्र है हील इन इंडिया, और इसके लिए ओडिशा का नेचर, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत मददगार है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौनी अमावस्या से पहले प्रयागराज में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज 1,88,00,000 लोगों ने स्नान किया है। भीड़ के चलते लोगों ने कई जगह बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया है। महाकुंभ में कल से ज़्यादातर बैतूल पुल बंद कर दिए जाएंगे। वीआईपी विजिट और मौनी अमावस्या को माना जा रहा है इसका पूरा कारण। तो बैतूल पुल से आर पार नहीं जा पा रहे हैं श्रद्धालु। 30 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं में व्यवस्था को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर मौनी अमावस्या से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और आज 1,88,00,000 लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ में कल से ज़्यादातर बैतूल पुल बंद कर दिए जाएंगे और इसका जो कारण है वो मौनी अमावस्या को माना जा रहा है। जो श्रद्धालुओं की ज़्यादा भारी भीड़ वहाँ पर पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं में व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो 30 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ेगा। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो महाकुंभ से जुड़ी हुई है। महाकुंभ को लेकर खबर आपको बता रहे हैं। आज 1,88,00,000 लोगों ने स्नान किया है। मौनी अमावस्या से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ में कल से ज़्यादातर बैतूल पुल बंद कर दिए जाएंगे और जो भारी भीड़ का कारण है वो। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। शोएब, मौनी अमावस्या से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और कई जगह से ये भी खबर आ रही है कि जो बैरिकेडिंग है वो भी स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं ने तोड़ दी है। देखिए पुष्पेंद्र, दरअसल जो पुल बनाया गया है वो आवागमन के लिए है। अलग अलग पुल बनाए गए हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक क्षेत्र की तरफ दबाव बढ़ जाता है तो ऐसे स्थिति में प्लाटून बंद कर दिया जाता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इस तरह की परंपरा रहती है। जो क्राउड मैनेजमेंट टीम है वो इसको निर्णय लेती है कि जब किसी एक क्षेत्र की तरफ ज़्यादा दबाव होता है तो उस क्षेत्र का आवागमन रोक दिया जाता है, जब तक कि वहाँ की भीड़ वहाँ से हटाई न जा सके। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह की स्थितियाँ इसलिए भी हो रही है क्योंकि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु की संगम नगरी में मौनी अमावस्या पर स्नान करने का पहले से अनुमान था। जिस तरह से लगातार जन सैलाब श्रद्धालुओं का आ रहा है, तो ऐसी स्थितियों में जो प्रशासन है उसकी कोशिश ये रहती है कि जो जिस क्षेत्र से आ रहा है उसके नज़दीकी घाट पर ही उसे स्नान कराकर वापस भेजा जाए, क्योंकि जो मेला क्षेत्र की कैपेसिटी है उससे कहीं बहुत बड़ी संख्या में ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में मार्गों को रोक देना या मार्गों को खोलना, ये समय समय पर इस पर प्रशासन निर्णय लेता है। और इस तरह की स्थितियों में कई बार लोग काफ़ी लंबा पैदल चलते हैं, उन्हें काफ़ी दूर तक संसाधन नहीं मिलते, ऐसे में उनमें थोड़ी नाराजगी जरूर देखने को मिलती है। लेकिन ये व्यवस्था के तहत किया जाता है। जैसे मेला क्षेत्र में आप किसी तरह का कोई पास मान्य नहीं है। 4 पहिया और 2 पहिया वाहन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। विशेष परिस्थितियों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके लिए ये व्यवस्था रहेगी, बाकी सभी को रोका जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था रहती है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। अभी लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल जो अमृत स्नान है उसको होना है, शाही स्नान जिसे कहा जाता है, तो उसके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। 30 के करीब जो पुल बनाए गए हैं उन पुल को स्थितियों के हिसाब से खोला जाता है। कुछ पुल जो है अखाड़ों के लिए पहले से ही रिजर्व रहते हैं, जिससे सिर्फ अखाड़े का जो स्नान दिवस है वो उसमें जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे पुल भी रिजर्व किए जाते हैं जो प्रशासनिक अमला जिसका इमरजेंसी पीरियड में इस्तेमाल करता है। तो इस तरह की व्यवस्थाओं के तहत ये किया जाता है। ये सही है कि जब लोगों को काफ़ी दिक्कतें या परेशानी हो जाती है तो कहीं थोड़ा बहुत अफसोस जरूर दिखता है, लेकिन ये क्योंकि ऐसा पर्व है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, प्रशासन उनसे समझा बुझा करके उनसे सहयोग मांगता है और इसी वजह से इस तरह की स्थिति बहुत सामान्य की बात है। बिल्कुल शोएब, और जानकारी के अनुसार अब तक करीब 15 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और आज के दिन 1,88,00,000 से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया। तो क्या मौनी अमावस्या से पहले और ज़्यादा भीड़ बढ़ने की संभावना है?
बिल्कुल, अगर हम पूछते हैं इस वक्त, अगर हमारे आप पीछे देख रहे होंगे तो जो स्टेशन से मेला क्षेत्र में जाने का जो कारवां है वो लगातार आप हमारे ठीक पीछे दिख रहा होगा। मतलब कतार लगातार बनी हुई है, लोगों का जत्था लगातार जा रहा है। ये मेला का एक मार्ग है, इस तरह के जो भी शहर से जुड़े मार्ग हैं उनमें लगभग यही हालात है, यही दृश्य है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। कल की जो स्नान पर्व है उसमें इसी तरह से बहुत बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरह के हालात आज है, कल और भी ज्यादा बड़ी संख्या में संगम देखने के श्रद्धालु नजर आएंगे। ठीक है सोहेब, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हम यहाँ तक पहुँचे और ये कहा गया कि मतलब कि आप यहाँ पर आके जब हम ट्रेन के द्वार पे पहुँच गए हैं, हमें कहा जाता है कि बंद है ये, और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का डीसी, यहाँ का जो भी बड़ा चाहे वो कमिश्नर है या एसपी है या डीआईजी है जो इसको देख रहा है, या आईजी है जो इस मेला प्रबंधक को देख रहा है, उसके क्या ऐसी मजबूरी है कि हम लोगों को यहाँ पे आके रोक दिया गया। और जो पागल हो गए हम यहाँ पर थके हम चूर हो चुके हैं। मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी वाइफ हड्डियों की मरीज है और वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े हैं, हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। और ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, बैठी हुई। मेरे को उससे कोई लेना देना, वीआईपी से कोई लेना देना, मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस पुलिस प्रशासन से कि वहाँ पर बैनर क्यों नहीं लगाया गया, वहाँ पे हमारी एंट्री क्यों नहीं बंद कर दी गई कि भाई आप लोग यहाँ से नहीं आगे जाइए। हमारी ऐसी तैसी हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है यहाँ की। देखिए बात ये है सर, हमें प्रशासन में मतलब कि पुलिस आर्मी से कोई दिक्कत नहीं, उनको तो सामने से जो कॉल आ रहा है वो प्रोटोकॉल कर रहे हैं। बात ये है, ये संगम पे सब चल रहे हैं सर। अब बूढ़े बच्चे हैं, लगेज है साथ में, आप समझिए वो पुल बंद किया, वहां से हमें यहाँ भेजा, फिर ये प्रोटोकॉल इन लोगों को है, इन्होंने बंद कर दिया, फिर बोले आगे जाओ। अब बात बताओ, ये पूरे पुल बंद किए है। 13 नंबर से मैं इधर आया, ठीक है, अब 13 नंबर को वन वे कर दिया, वापस नहीं जाने दे रहे। मतलब कि ये इस तरफ जो आ गए वो उस तरफ जा नहीं सकता। हमारे कुछ लोग वहाँ पे है, लगेज वहाँ पे है, गाड़ी वहाँ पे है, तो ये सारे ब्रिज बंद करने के। अब कुछ ब्रिज पे ये बताया कि अंडर। अयोध्या की हॉट सीट मिल्कीपुर विधानसभा में 5 फरवरी को मतदान होगा। सपा और बीजेपी के लिए मिल्कीपुर का चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव हो चुका है। बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर की जनता साइकिल पर सवार होगी या फिर कमल का फूल खिलाएगी। इसी बीच मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अब युवाओं का भी दौर शुरू हो चुका है। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार के समर्थन में दुआ मांग रहे हैं। इकबाल अंसारी ने बाकायदा इस्लामी पूजा पद्धति के अनुसार नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी की जीत की दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या धर्मनगरी है, अयोध्या में विकास हुआ है। बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने लोगों से अपील की है कि लोग मिल्कीपुर में सीएम योगी का भी ध्यान रखें। उन्होंने बीजेपी के जीतने की दुआ मांगी है। अखिलेश यादव 3 फरवरी को मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। उनकी पत्नी डिंपल यादव 30 जनवरी को रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एग्रीकल्चर ग्रोथ एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उन्होंने 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास भी किया है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रगति और औद्योगिक उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। यह प्लांट यूपीडीए के उन्नाव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट न केवल रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था
सबसे बड़े राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश समग्र विकास के जिन नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, कृषि और उससे संबंधित सेक्टर में भी वह प्रगति बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं अभियान का एक हिस्सा है जिसमें यूपी एग्रीज परियोजना के शुभारंभ के इस अवसर पर, जिसमें इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया जा रहा है और उन्नाव में, जनपद उन्नाव में एक यूपीडा के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर में केन पैक इंडिया द्वारा एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग इकाई का शिलान्यास का कार्यक्रम अभी यहां पे संपन्न हुआ है, जो यहां पर आज हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। ये लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत का एक निवेश जो एफडीआई निवेश के अंतर्गत आएगा, यह यहां पर आज शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके अलावा यहां पर अन्य तमाम घोषणाएं भी हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में अभी चेयरमैन इकबाल ब्रिज द्वारा फिशरीज के फील्ड में जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, इसमें 4000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल लीड डेटा डिजिटल एग्रीकल्चर वर्ल्ड बैंक की इस अभियान को भी कैसे हम आगे बढ़ा करके किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं, इसके लिए डेटा बैंक की क्या उपयोगिता हो सकती है, इस बारे में अभी यहां पर श्री परमेश शाह ने हम सबके सामने उस विजन को भी रखा है जो आगे चल करके किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक कारक बनेगा। जब हम देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के बारे में सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का ये राज्य स्वाभाविक रूप से बड़ी आबादी है, तो एक स्वतः हम सबके मन में एक भाव पैदा होता है कि बड़ी आबादी इसलिए है क्योंकि उस प्रकार का वातावरण और उस प्रकार की भूमि यहां पर पहले से मौजूद है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि में से एक और सबसे अच्छा जल संसाधन जिस एक राज्य के पास है, प्रकृति और परमात्मा की कृपा से वह उत्तर प्रदेश राज्य है जिसके पास यह संभावना मौजूद है। हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत में जो लगभग 45% भूमि कृषि योग्य है, अगर उत्तर प्रदेश में हम इस बात को देखते हैं तो कृषि योग्य भूमि में से 75% भूमि वह उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, जो सबसे उपयोगी और उर्वरा भूमि में से एक मानी जाती है। और इसी का परिणाम है कि चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं के उत्पादन में, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, भारत के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। देश के अंदर कुल जो सब्जी उत्पादन होता है उनमें से 15% हिस्सेदारी और फल उत्पादन में भी 11% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत की कुल कृषि उत्पादन में यानी देश की आबादी का 16% भाग, 16 से 17% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 23% से अधिक है।
यानी देश का फूड बास्केट भी के रूप में भी यह जाना जाता है। और देश के अंदर जो खाद्यान्न का निर्यात होता है उनमें से तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश अभी है। स्वाभाविक रूप से इस दिशा में एक्सपोर्ट की जो संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए महज 7 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में अब सियासी घमासान चरम पर पहुंचने लगा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जल आतंकवाद यानी यमुना नदी में हरियाणा की तरफ से जहर मिलाने के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर अब सीएम नायब सिंह सैनी भड़क गए हैं। जल आतंकवाद का केजरीवाल का जुमला उन पर उल्टा पड़ गया है और वह बुरी तरह घिर गए हैं। केजरीवाल के आरोपों पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उनसे कई सवाल पूछे और जवाब मांगे। साथ कहा कि अगर जवाब नहीं दिए तो मानहानि केस की भी चेतावनी यहां पर दी है। पानी के मुद्दे पे आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है। वो दोनों मिलने के लिए इस मुद्दे पे जाएंगे। ये तो सीईओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बददुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और मैंने भारतीय जनता पार्टी के जहरीले पानी भेजने का जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश किया तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाया और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ से ये चिट्ठी रिलीज करवाई। अब दिखाना तो वो चाहते थे कि कोई समस्या नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई जहरीला पानी नहीं आ रहा, पर आखिर सच्चाई तो सच्चाई होती है। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 1 ppm अमोनिया तक पानी को ट्रीट कर सकती हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा पानी के डाइल्यूशन से 2 से 2.5 ppm अमोनिया के पानी को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया यमुना नदी में है, यानी 6 गुना ज्यादा अमोनिया हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार यमुना में छोड़ रही है, दिल्ली में जहरीला पानी छोड़ रही है। आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।